हाँ जी, यूट्यूब लेक्चर सीरीज़ का आज का जो सीन है वो है, वो याद आया ऑफलाइन क्लास वाला सीन। हाँ जी, क्या कहानी? तो आज की कहानी है समानुभूति। कल आधा हुआ था, आज आधा बाकी है, तो आज समानुभूति पार्ट 2। ठीक, मैं एक साथ इसलिए नहीं किया क्योंकि वो थोड़ा सा बर्डन हो जाता और ईमानदारी से मैं बोर हो जाता उतना लंबा खींचने में इसको 50 मिनट तक अकेले, इसलिए मैं रुक गया। कल छोटा सा था, आज ये लॉकडाउन फिर बढ़ गया है 17 मई तक। ठीक, ये नहीं मतलब कि अब अपनी वो कर रहा है, बंदा की तारीफ़ कर रहा है अपनी या जो भी समझो, लेकिन आप लोगों की क्लास में एक एक घंटे चिल्लाया हूँ मैं। 16 मार्च, जहाँ तक अगर गलत तारीख नहीं है तो 15 या 16 मार्च, 3 क्लासें थी दिन में और तीनों क्लास में एक ही चीज़ चिल्लाया हूँ, घर चले जाओ, घर चले जाओ, कोरोना, लॉकडाउन जाएंगे। कुछ लोग ज़्यादा हेल्थ पढ़ के बैठे थे, हमारी तो हेल्थ में हमने पढ़ा ही नहीं। अरे ऐसा तो होने वाला नहीं, गर्मी बढ़ेगी तो फिर कोरोना का इम्पैक्ट ख़त्म हो जाएगा, हमको पता है, हाई टेम्परेचर में ख़त्म हो जाएगा। एक ज्ञानी था, बोले केसर खा लेंगे तो ख़त्म हो जाएगा। ठीक, देवी मैया आएगी, भगवान कृपा करेंगे, सब 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 कहानी चल रही थी, ऊपर वाला देख लेगा, सब ज्ञान मान जाएगा। कभी बात किसी आदमी ने अगर पढ़ लिख के रखा है तो तुमको 2 रुपये के बाद सही बताएगा। जो लोग घर पहुंच गए बधाई हो, जो लोग घर नहीं पहुंचे अपना थोड़ा ख्याल रखना। मुझे आज विशेष का फ़ोन आया था, आज या कल आया था विशेष का फ़ोन। तो मुझे उसने एक बात पूछी कि सर ये जो बस से लेके जाने की बात कर रहे हैं, मैं जाऊं कि नहीं जाऊं, क्योंकि मेरी दादी ओल्ड एज में है, तो कहीं ऐसा ना हो कि मैं इन्फेक्टेड हो जाऊं, मेरे चक्कर में दादी इन्फेक्टेड हो जाए, बिकॉज उनके लिए लाइफ थ्रेटनिंग हो जाएगा। तो उसने सवाल पूछा तो मैं उसको एक सजेशन दिया और सबको यही सजेशन दे रहा हूँ, जो जो इंदौर में है और अगर घर निकलना चाह रहे हैं तो प्रिकॉशन रख के घर निकलना, विथ मास्क, विथ हैंड सैनिटाइज़र। रास्ते में खाना पीना नहीं, चाहे 14 घंटे का रास्ता हो चाहे 16 घंटे का, खाना तो बिल्कुल नहीं। पानी की बोतल अपनी खुद की लेके जाना, जो किसी से शेयर मत करना। वैसे भी आपको सोशल डिस्टेंसिंग से लेके जाएंगे वो लोग, एक बस एक सीट पे ज़्यादा ख्याल एक ही आदमी वाला सीन रहेगा, 2 की सीट पे एक का। ठीक, आप वहाँ पे भी जाके होम क्वारंटाइन होगी, इस बात की तय है। वहाँ पे भी आपको घर जाने नहीं दिया जाएगा, 14 दिन के लिए क्वारंटाइन में रखा जाएगा। लेकिन अगर मौका मिले घर जाने का सेफली तो निकल जाओ, अगर प्रिकॉशन रख सकते हो तो। अगर आपको लगता है कि हमारे मुरैना वाले वहाँ पे 4 बस में मिल जाएंगे तो हम खाए बच्चा करके चालू हो जाए, तो बिल्कुल मत जाना। चारों से दूरी रख सको तो जाओ। ठीक, 17 तारीख तक लॉकडाउन है, हम रेड जोन में हैं, इंदौर में, भोपाल में। रेड जोन में और खींचेगा ऐसी उम्मीद है, भगवान ना करे खींचे, लेकिन लग रहा है रेड जोन में और खींचेगा और ओवरऑल भी खींच सकता है। दोनों बातें अभी यहाँ पर जगह पर हैं और लंबा, अभी कोचिंग चालू होने में लंबा समय है, थोड़ा इसको सीरियस ले। कुछ लोगों के आंसर आए दृढ़ता के बहुत ही शानदार, कुछ लोगों के बहुत ही घटिया, बहुत ही घटिया। ठीक, आज एक और ज्ञानी का फ़ोन आया था कटनी वाले लड़के का कि सर एथिक्स समझ तो आ जाती है, कहीं से भी पढ़ो समझ आ जाती है। उनका बात अच्छी बात बता रहा तू, धन्यवाद तेरे को। बोले सर फिर उसको अपनी भाषा में लिखो तो शब्द नहीं आ पाते। तो मैं उसको एक आंसर दिया कि डेफिनेशन अपनी भाषा में लिखने की कोशिश कभी मत करना, डेफिनेशन रट्टा मार ले, तो डेफिनेशन तुझे देनी पड़ेगी। तो उसने बोला हर डेफिनेशन हर जगह अलग अलग है। मैंने कहा तेरे को जहाँ की अच्छी मिले वहाँ की मार ले, डेफिनेशन अपने हिसाब से मत बनाना। 6 नंबर 5 नंबर में चल जाता है डेफिनेशन अपने हिसाब से बना के, क्योंकि आपको बात पीछे लिखने के लिए बहुत कुछ होता है। लेकिन जब मामला 3 नंबर में आता है ना, शॉर्ट क्वेश्चन में, वहाँ पे आप अपने मन से डेफिनेशन बनाते हो ना, मामला गड़बड़ हो जाता है। इसलिए उसको बोला डेफिनेशन सबके लिए है, डेफिनेशन पढ़ लो। फिर वो बोला कि सर भारी शब्द दिमाग में नहीं आ पाते। मैं एक ही बात बोला, कंटेंट स्ट्रॉन्ग करो। बिना कंटेंट स्ट्रॉन्ग करे शब्द तुम्हारे दिमाग में नहीं आएंगे। तुमको उसके लिए किस पे खेलना पड़ेगा? कंटेंट पे खेलना पड़ेगा। बार बार 2 4 5 बार कंटेंट पढ़ोगे, वो शब्द दिमाग में घूमने लगेंगे। जब तक आप नहीं कंटेंट पढ़ोगे आप नहीं घूमेंगे। जब आप सब्जेक्ट के टच में रहते हो तो आपको उसकी वोकेब, उसकी शब्दावली समझ आने लगती है। ये सब जगह है। ठीक, केवल एक हिस्ट्री एक ऐसी अपवाद स्वरूप चीज़ है जहाँ पे ज़्यादा शब्दावली के ज़्यादा मतलब रहता नहीं, आप कहानी को आराम से लिख देते हो। इकोनॉमिक्स की अपनी शब्दावली है, पॉलिटी की अपनी शब्दावली है, एथिक्स की अपनी है, और साइंस की तो माशाल्लाह पूरी कहानी अलग है। तो कंटेंट पे ध्यान दो, पहले कंटेंट स्ट्रॉन्ग करो फिर लिखने की तरफ भागो। आता ना जाता जय भारत माता, 3 शब्द 3 लाइन पढ़ी है और 3 नंबर का क्वेश्चन लिखने बैठ गए, ऐसी बेवकूफ़ी पे मत जाओ, पहले कंटेंट स्ट्रॉन्ग कर लो। ठीक,
माय सजेशन माय व्यूज़, मानना है मानो, नहीं मानना है मत मानो, सबकी अपनी अपनी सोच। ठीक, आगे बढ़ते हैं समानुभूति। जहाँ तक मुझे मेरे जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको पता है कि आपको अगर क्वेश्चन पूछना है, मेरा नंबर आपके पास है, आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। और जो नए हैं, जो बाहर से जुड़े हैं, जैसे कई लोग पूछ रहे थे नोट्स कहाँ मिलेंगे, इसका मतलब है बाहर के लोग होंगे, वो लोग आप इसी के कमेंट में अपने क्वेश्चन लिख देंगे तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक, दृढ़ता, मैं कल आपको दृढ़ता के नोट्स भी बता दूंगा और कल एक्सप्लेन भी कर दूंगा, ताकि एक दिन का टाइम और, ताकि कुछ लोग जो है वो मेहनत कर सकें। अब आते हैं समानुभूति। समानुभूति क्या है, उसकी विशेषता क्या है, ये एक वाला पार्ट हो चुका था। समानुभूति का विकास कैसे किया जाता है, ये भी ये भी हो गया था। एक क्वेश्चन आया था कि क्या समानुभूति का विकास में संदर्भ समूह का योगदान होगा। ये लड़की 110% उस बैच की है जिस बैच में मैंने मनोवृत्ति पढ़ाया था। ठीक, वहीं पे इसने संदर्भ समूह वर्ड सुना था। जिन लोगों ने संदर्भ समूह सुन रखा है उनके लिए कि हाँ, संदर्भ समूह का बिल्कुल योगदान रहेगा समानुभूति के विकास में। और जिनने नहीं सुना है, लोड ना लो, अभिवृत्ति चैप्टर करेंगे तो उसमें बात करेंगे संदर्भ समूह होता क्या है। वापिस आते हैं कहानी पे, समानुभूति। इतनी चीज़ समानुभूति के बारे में हो गई थी। समानुभूति में एक नई चीज़ आती है, समानुभूति के प्रकार। ठीक, वो जरा ध्यान से सुनो। समानुभूति को बेसिकली दो प्रकार में बांट सकते हैं। एक संज्ञानात्मक समानुभूति, दूसरा भावात्मक समानुभूति। संज्ञानात्मक या इसके लिए इंग्लिश में वर्ड होता है कॉग्निटिव एम्पैथी। संज्ञान मतलब मोटे तौर पे नॉलेज, वो चीज़ जो आपको देखकर, सुनकर, महसूस कर मतलब आपकी इंद्री जो है, आँख कान नाक ये सूंघना, इनके कारण आती है, वो हर चीज़ संज्ञान होती है। मूर्त चीज़ जो होती है ना, वो संज्ञान होगी। जिसके बारे में आप देख सकते हो, जिसके बारे में सुन सकते हो, वो चीज़ संज्ञान है। नॉलेज मतलब संज्ञान। तो पहली है संज्ञानात्मक अनुभूति, ऐसे संज्ञानात्मक समानुभूति, ऐसी समानुभूति जिसका विकास किसी संज्ञान के थ्रू हुआ हो, किसी नॉलेज के थ्रू हुआ हो। ठीक, मनोवृत्ति जितने लोगों ने पढ़ा हो वहाँ पे याद आया था ABC वाला अप्रोच, संभाव्य का अप्रोच, संज्ञानात्मक, भावात्मक और व्यवहारात्मक। तो यहाँ पे शुरू के वही दो चीज़ है, संज्ञानात्मक जो नॉलेज है, भावात्मक जो फीलिंग्स हैं। ठीक, तो दो है इसके प्रकार, संज्ञानात्मक अभिव्यक्ति, संज्ञानात्मक का नाम कॉग्निटिव, और भावात्मक अभिव्यक्ति, अब भावात्मक का नाम इफेक्टिव या इमोटिव, दो होती हैं। संज्ञान मतलब नॉलेज, ज्ञान। ऐसी समानुभूति जो केवल नॉलेज के बेसिस पे आती है वो संज्ञानात्मक समानुभूति कहलाती है। ठीक, और ऐसी समानुभूति जो फीलिंग्स के लेवल पे आती है, जो भावनाओं के लेवल पे उत्पन्न होती है, उसे भावात्मक समानुभूति कहते हैं। जरा इस चीज़ को ध्यान से देखेंगे, संज्ञानात्मक और भावात्मक को। संज्ञानात्मक खुद दो प्रकार की होती है, भावात्मक भी खुद दो प्रकार की होती है। जैसे संज्ञानात्मक के डिवीज़न की बात करूँ मैं, तो संज्ञानात्मक जो नॉलेज से आती है उसके डिवीज़न दो होते हैं, परिप्रेक्ष्य ग्रहण और दूसरा होता है कल्पना। परिप्रेक्ष्य ग्रहण समझ जाओ, कल्पना तो सबको पता है। परिप्रेक्ष्य ग्रहण या पर्सपेक्टिव टॉकिंग, किसी भी दूसरे व्यक्ति को देखकर उसके व्यवहार को समझने की जो कोशिश होती है ना, वो होती है परिप्रेक्ष्य ग्रहण या पर्सपेक्टिव टेकिंग। पर्सपेक्टिव टेकिंग आपने ये अच्छे से देखी होगी उन लोगों में जिनका काम होता है पब्लिक डीलिंग करना। नॉर्मल सेल्स वाले पर्सन, जो सेल्स वाले पर्सन होते हैं ना, MBA सेल्स, जिनको सामान बेचना रहता है, वो आपके एक एक एक्सप्रेशन को देख के आपके बारे में हर चीज़ समझने की कोशिश करते हैं, फिर अपनी बात बोलते हैं, ताकि आपको क्या बेचना चाह रहे हैं वो बेच पाएंगे कि नहीं। आपको समझेंगे तभी तो आपकी पसंद की चीज़ बताएंगे। ये आपके विचारों को मोल्ड करने के लिए भी आपको समझना ज़रूरी है। तो आपको देखकर आपके व्यवहार को समझने की जो कंसेप्ट होता है, उससे जो समानुभूति विकसित होती है वो कहलाती है परिप्रेक्ष्य ग्रहण। ठीक, किसका प्रकार है ये? संज्ञानात्मक का, क्योंकि मैंने आपको देखा तो मुझे एक नॉलेज मिला, बराबर। दूसरे का नाम है कल्पना। कल्पना किसी भी चीज़ की हो सकती है। कल्पना के लिए कोई चीज़ का लाइव होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। वो आदमी अपने दिमाग में एक इमेजनरी दुनिया बना लेता है, एक कल्पना की दुनिया बना लेता है, और उसी के थ्रू उसके अंदर समानुभूति विकसित हो जाती है। सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है, लेकिन हाँ, समानुभूति का एक प्रकार में आता है क्या? कल्पना। ठीक, कल्पना, कल्पना चावला, कल्पना शर्मा, कल्पना मिश्रा नहीं, कल्पना। समानुभूति के प्रकार में संज्ञानात्मक समानुभूति का एक प्रकार परिप्रेक्ष्य ग्रहण और दूसरा प्रकार क्या? कल्पना। ठीक, दूसरा भावात्मक समानुभूति, ऐसी समानुभूति जो फीलिंग के लेवल पर डेवलप होती है। किसके लेवल पर डेवलप होती है? फीलिंग के लेवल पर डेवलप होती है, उसको कहते हैं भावात्मक समानुभूति। भावात्मक समानुभूति स्वयं दो प्रकार की होती है, एक समानुभूति चिंता या फिर एम्पैथेटिक कंसर्न, और दूसरी समानुभूतिक तनाव या एम्पैथेटिक डिस्ट्रेस। समानुभूतिक तनाव का अगला चरण है समानुभूतिक चिंता का अगला चरण है समानुभूतिक तनाव। ध्यान से सुनना कैसे। अगर मैंने किसी को देखा दुख में, दर्द में, एक परेशान,
तो उसके दुख दर्द को ठीक करने के लिए मेरे मन में भावना आई कि नहीं यार, इस आदमी के लिए मुझे कुछ हेल्प करनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने देखा एक बंदे को जो कोरोना में पैदल पैदल अपने घर जा रहा है, बहुत दूर, कोई मज़दूर है, तो मेरे दिल में फीलिंग आई कि यार इस आदमी के लिए मुझे कुछ करना चाहिए। समानुभूति थी, मैं उसका दर्द समझ गया, स्व और पर का अंतर समाप्त हो गया था हमारा, तो बिल्कुल मेरे दिल में फीलिंग आना स्वाभाविक थी। तो मैंने ले जाके उसको खाना दे दिया, पानी दे दिया, उसकी चप्पल ख़राब हो गई थी, चप्पल दे दी। समानुभूतिक चिंता मतलब किसी के हाव भाव को देखकर, किसी पीड़ित व्यक्ति की स्थिति को देखकर इसमें सुधार करने का प्रयास किया जाता है, तो वो कहलाता है क्या है? समानुभूतिक चिंता। अच्छी चीज़ है, मेरे अंदर भी एक संवेदनशीलता जागी रही, मेरे अंदर भी एक इंसानियत जागी रही और सामने वाले की भलाई भी हो गई, बराबर कहानी। इसी का अगला चरण है समानुभूतिक तनाव। अब मैं देख रहा हूँ कि मैं हेल्प कर सकता हूँ एक की या दो की, लेकिन पूरे भारत में इस टाइम हर जगह मजदूर पलायन कर रहे हैं और बड़े विकट परिस्थिति में है। आज तो कंडीशन चेंज हुई है पिछले 2 दिन से, अब तो उनके लिए ट्रेन चलाई जा रही है, श्रमिक स्पेशल, अपनी अपनी जगह पहुंचाने के लिए। लेकिन हाँ, अब मैं क्या सबकी हेल्प कर सकता हूँ? नहीं। अगर मेरे अंदर समानुभूति इस लेवल पे है कि मैं सबके बारे में चिंता करते रहूँ, तीव्रता का स्तर इतना है कि मैं हर आदमी का लोड लेते रहूँ, तो कर तो कुछ सकता नहीं हूँ। केवल क्या करूँगा? अपनी लाइफ में स्ट्रेस को क्या करूँगा? बढ़ाऊँगा। अपनी लाइफ में टेंशन को बढ़ाऊँगा। ये टेंशन इस जगह तक पहुँच जाएगी कि मेरा खाना पीना रहना सब क्या हो जाएगा? बर्बाद। सब क्या हो जाएगा? टेंशन वाला सीन हो जाएगा। वो कहलाएगा समानुभूतिक तनाव। समानुभूतिक तनाव हानिकारक ज़्यादा होता है, सकारात्मक कम। समानुभूतिक चिंता सकारात्मक होती है। ध्यान से सुनना, किसी भूखे को खाना पानी चप्पल देना, वो जो सीन था वो समानुभूतिक चिंता थी। लेकिन उस जैसे 100 भूखे और है जिनके लिए मैं कुछ कर नहीं सकता, मेरा जीवन बर्बाद है, समानुभूतिक तनाव है। इस चीज़ को याद रखना, ठीक? मेरे को सही पता नहीं सही है गलत यहाँ पे कहानी सुना ना, पर इसका अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है। दिल्ली की कहानी है, कुछ मेरे पहचान के दिल्ली के लोगों की। मैं उस टाइम दिल्ली में नहीं था, उस टाइम वो लोग थे, उसकी कहानी है। दिल्ली में मुखर्जी नगर हिंदी मीडियम का हब कोचिंग इंडस्ट्री का, वहाँ पे बड़ा कॉमन है कि शिवरात्रि के दिन दिल्ली के लोकल लोग भांग बांटते हैं। और यूपीएससी वाले लड़के, जिसमें हिंदी मीडियम वाले तो खास यूपी बिहार मध्य प्रदेश के, ये जो पट्टे वाले हैं ये पी लेते हैं क्योंकि फ्री की मिलती है। और आप जानते हो फ्री की चीज़ सरकारी स्कूल में पढ़े लड़के कभी छोड़ नहीं सकते। तो 2-4 दोस्तों ने भांग पी ली। मैं उस सीन में नहीं हूँ, हाँ, मैं तब तक दिल्ली नहीं पहुँचा था। अब एक जिसने भांग पी, वो आदमी बोल रहा है मैं मर जाऊँगा, मैं मर जाऊँगा, मैं मर जाऊँगा। अब यहाँ पे समानुभूति चिंता ये होती कि जो एक आदमी है जो आता, इसको उठाता, अस्पताल लेके जाता, समानुभूतिक चिंता, जो कि एक बंदे ने किया। मित्तू भाई करके थे, हिमाचल के, बहुत शानदार आदमी है, अमित भाई, अमित चंद्र ठाकुर, उस मित्तू भाई बहुत प्यारे दोस्त हमारे, वो आए, उसको उठा के लेके गए अस्पताल। वो थी समानुभूतिक चिंता। लेकिन वहीं उसका एक और परम मित्र था जिसने भी भांग पी रखी थी। वो आदमी अपने बिस्तर पे बैठे बैठे रो रहा है, बिस्तर पे बैठे बैठे चिल्ला रहा है। कुछ तो भांग का नशा है, लेकिन वो था समानुभूतिक तनाव। जब आप सामने वाले के लिए कुछ कर भर नहीं सकते हो, लेकिन आपने उसको अपने जीवन में क्या कर लिया है? बहुत हावी कर लिया है। ये एग्जैक्ट नहीं है, ये एग्जैक्ट नहीं है डेफिनेशन, बस अंतर समझाने के लिए आपको ये वाला मैंने कहानी दी है यहाँ पे, ठीक? ऐसी कहानी आंसरों में लिखी नहीं जाती है, लिखने की चीज़ नोट्स के बाहर नहीं जाएगी, ठीक? और अपन जितना पढ़ रहे हैं 70 to 80% इसके बाहर नहीं जाने वाला, ये 4 किताबों का वो है, ठीक? तो वो जो दूसरा बंदा था ना, जो रोना गाना कर रहा है लेकिन बिस्तर से हिल नहीं पा रहा है, दूसरी कंडीशन भी नहीं थी, वो था समानुभूतिक तनाव। तो समानुभूतिक चिंता अच्छी चीज़ है, सकारात्मक है, बल्कि समानुभूतिक तनाव नकारात्मक है। समानुभूति के प्रकार में 2 प्रकार की समानुभूति, संज्ञानात्मक जो नॉलेज बेस्ड है, और भावात्मक जो फीलिंग बेस्ड है। संज्ञानात्मक में 2, परिप्रेक्ष्य ग्रहण जो किसी को देखकर सीखते हैं, कल्पना फैंटेसी कुछ भी हो सकती है। और भावनात्मक में 2 चीज़ें, समानुभूतिक चिंता, किसी के दुख दर्द को देखकर उसकी हेल्प करने की फीलिंग समानुभूतिक चिंता। दूसरी समानुभूतिक तनाव, जब मैं उसकी हेल्प करने के लेवल पे तो नहीं हूँ, या फिर मुझे उसके दुख दर्द को इतना ज़्यादा फील कर रहा हूँ कि उसके दुख दर्द के चक्कर में अपना ही जीवन क्या कर लिया मैंने, हलाकान कर लिया है, तो वो चीज़ कहलाती है समानुभूतिक
चिंता। बराबर सीन। अब बराबर सीन आता है कि समानुभूति का प्रशासन में महत्व या समानुभूति के प्रशासन में होने से प्रशासन के लाभ। बड़ा सिंपल है, अगर किसी भी प्रशासक में या किसी शासन में समानुभूति होगी तो उसके अंदर सबसे पहले तो गरीब आदमी के फीलिंग समझने की टेंडेंसी आ जाएगी। अगर वो गरीब आदमी की फीलिंग, उसका दुख दर्द समझ लेगा तो उसको सही करने का प्रयास भी करेगा। यही समानुभूति है कि आप दुख दर्द समझो और उसको सही करने का प्रयास करो। तो जो हाशिए पे खड़ा आदमी है, जो सबसे विकास के इस क्रम में सोपानी क्रम में सबसे नीचे खड़ा आदमी है, वंचित वर्ग है, उसकी भलाई सुनिश्चित हो पाएगी। एक चीज़ है, सरकार के लक्ष्य प्राप्त हो पाएंगे, सरकार की विकास योजनाएं सही से जा पाएंगी। ये समानुभूतिक चिंता आदमी के अंदर एक डेडिकेशन बना के रखेगी, दृढ़ता बना के रखेगी कि नहीं यार मुझे कुछ करना है, वरना वो बेचारा भूखा रह जाएगा। ठीक, ये वाला सीन है। इस समानुभूतिक चिंता का अगला चरण होगा कि आदमी में सांवेगिक बुद्धिमत्ता का विकास हो। जिनने सांवेगिक बुद्धिमत्ता पढ़ रखा है जूम क्लासेस के टाइम पे, उनके लिए तो वेल एंड गुड। जिनने नहीं पढ़ रखा है तो उनके लिए कि सांवेगिक बुद्धिमत्ता इसी का एक अपग्रेडेड वर्जन है आपके समानुभूति का, जिसमें आप अपनी फीलिंग को समझते हो, सामने वाले की फीलिंग को समझते हो और अपने अकॉर्डिंग सामने वाले की फीलिंग को मॉडिफाई करने की कोशिश करते हो। मैं आपकी फीलिंग समझ गया, आप मेरी फीलिंग समझ गए। चलो आप नहीं समझे, मैं आपकी फीलिंग समझ गया, मैं अपने आप की फीलिंग समझ गया। अगर मैं आपकी भी समझ गया हूँ, फीलिंग अपनी भी समझ गया हूँ, तो आपसे अपना काम निकलवाऊंगा कि नहीं। बस वो वाला सीन संज्ञानात्मक इमोशनल इंटेलिजेंस, सामवेगिक बुद्धिमत्ता है। ठीक है, तो इससे होता है सामवेगिक बुद्धिमत्ता का विकास। ठीक, जिन लोगों को सामवेगिक बुद्धिमत्ता याद नहीं आ रहा है, पुराने नोट ज़रूर देखना, क्या कहते हैं अपने जूम क्लास के टाइम के आप लोगों के पास होंगे। इस सामवेगिक बुद्धिमत्ता का एक मज़ा आता है। अगर मैं पूरे डिपार्टमेंट का मुखिया हूँ और मुझे सबके बारे में पता है किस आदमी को कौन सा काम करने में रुचि है, कि यार फलाना आदमी है, इसको फील्ड पे काम करने में मज़ा आता है घूमने में, तो मैं उसको फील्ड वर्क दूंगा। ये लेडी है, इनको फील्ड पे काम करने में बहुत मज़ा आता है, उनको फील्ड वर्क दूंगा। ये लेडी है, इनको बाहर जाना पसंद नहीं है, सर है, इनको बाहर जाना पसंद नहीं है, तो उन दोनों को ऑफिस वर्क दूंगा। सबको उनकी पसंद का काम बांटूंगा तो खुशी खुशी करेंगे। खुशी खुशी करेंगे तो कार्य निष्पादन बढ़ जाएगा, और कार्य निष्पादन बढ़ जाएगा तो यही तो टारगेट है। ठीक, तीसरा, एक खुशनुमा माहौल बना रहेगा। जो भी नंबर है, एक खुशनुमा माहौल बना रहेगा डिपार्टमेंट के अंदर, तो वो खुशनुमा माहौल भी वर्क एफिशिएंसी बढ़ाता है। अगला, हर आपके जो साथ में काम करने वाला है उसके साथ आपके जो संबंध बनेंगे वो बहुत ही मिलनसार, वो बहुत ही खुश मिजाज संबंध बनेंगे। तो वो आपके लिए खड़ा है, आप उसके लिए खड़े हो, तो आपकी जो एफिशिएंसी है वर्क की ज़्यादा हो जाएगी। ये समानुभूति आदमी को जनता के बीच में काम करने में मदद करेगी। जनता को अपनी बातें समझाना और जनता की बातों को समझने, दोनों के लेवल पे समानुभूति आपको हेल्प करेगी। आप जनता के थोड़े क्या जाओगे, निकट आ जाओगे, और जितना जनता के निकट आओगे उतनी आपकी जन भागीदारी आपके काम में बढ़ेगी, और जन भागीदारी बढ़ेगी तो आपके काम का आसान होना तय है। ठीक, तो ये हो गया आपका समानुभूति, समानुभूति की विशेषताएं, समानुभूति कैसे आती है, समानुभूति के प्रकार क्या है, और समानुभूति के प्रशासन में लाभ क्या है। समानुभूति के प्रशासन में ना होने के कारण कमी, जस्ट इसका अपोजिट, वर्क कल्चर सही नहीं बन पाएगा, डिपार्टमेंट का माहौल सही नहीं रहेगा, आप लोगों को उसकी पसंद, आप लोगों को नहीं समझ पा रहे तो उसकी पसंद क्या समझोगे, उस हिसाब से काम नहीं दे पाओगे तो विकास के लक्ष्य क्या हो जाएंगे, और दूर हो जाएंगे। जनता की भावना नहीं समझ पाओगे तो ना जनता आपके करीब आएगी, ना आप जनता के करीब जाओगे, जनता के उद्देश्य के लिए काम नहीं कर पाओगे, किसी योजना के सही लाभार्थी को आप चयन नहीं कर पाओगे। वही सीन है, लाभ दिमाग में रह गए ना किसी भी मूल्य के, तो हानि की टेंशन मत करो, उसी का अपोजिट होता है। और ऐसा मुश्किल है कि क्वेश्चन में लाभ और हानि साथ में पूछे, और पूछे भी तो हम वही लिखेंगे, क्या दिक्कत है, बराबर कहानी है, शब्द घुमा देंगे थोड़ा सा। और रही बात कि शब्द पे कैसे खेलते हैं, सर लिख लिख के देखो तो आ जाएगा। अब आप इस जगह पे हो कि सामूहिक बुद्धिमत्ता के आंसर और मूल्य वाले क्वेश्चंस के आंसर लिख सको। आप में से मैक्सिमम लोगों ने नहीं लिखे हैं, सीरियस नहीं है, समझ आ रहा है, हो जाओ। ये लॉकडाउन खुलते खुलते तक लंबा टाइम चला जाएगा इंदौर का, तो इसी में सीरियस हो जाओ यार, क्या मतलब नहीं है। एक बड़ा सिंपल सी बात है, मैंने आपकी फीलिंग समझी, आपका दुख दर्द समझा और आपकी हेल्प करने की कोशिश की, समानुभूति। कई बार ऐसा होता है कि एक बच्चा माँ को रोते देखता है और खुद भी रोने लगता है, तो क्या इतनी सी उम्र में उसके अंदर समानुभूति का विकास होता है? जितने लोगों ने सोचा है उसके अंदर समानुभूति का विकास होता है, एकदम गलत हो तुम। उसे कहते हैं इमोशनल रेप्लिकेशन, भावनात्मक नकल, जो बच्चे में आसानी से देखने को मिलती है कि बिना समानुभूति के वो ठीक वो ही एक्सप्रेशन बनाने लगता है जैसे आप बना रहे हो। बच्चों में कॉमन है, आप खुश हो आपका बच्चा भी खुश हो जाएगा, बड़ों में भी कॉमन है।
अगर कोई आदमी आपको पड़ा हुआ है आपके पीछे और आप उसको खास भाव नहीं दे रहे किसी भी काम से, फिर वो आपकी हर बात में हाँ में हाँ मिलाने लगेगा, आपके फटे से फटे जोक पे भी हंसने लगेगा, तालियां बजाने लगेगा, आपको खुश देखेगा तो खुद भी खुश बिहेव करेगा, दिखावा करेगा। वो है भावनात्मक नकल, बिना समानुभूति के। जैसे कि मेरे साथ ये बहुत कॉमन होता है भावनात्मक नकल का सीन, और मैं क्या करूँ, मेरे साथ हो जाता है। जैसे कई लोग आते हैं रोते हुए कई बार, मेरा फ़ोन टूट गया, तो मुझे हंसी आ जाती है। फ़ोन टूट गया तो रोने की क्या ज़रूरत है, अब टूट तो गया, और तेरी गलती से टूटा तो अगली बार मत करना। फ़ोन टूट गया, पापा डांटेंगे, अभी तो नोकिया 1100 रखती। ठीक, एक फ्रेंड थी मेरी, उसका फ़ोन भोपाल मेले में खो गया था, और उसने मुझे बताया मेरा फ़ोन भोपाल मेले में खो गया। मैं वहीं हंसने लग गया। अब बहुत बढ़िया प्रदर्शन साहब, लंबा गुस्सा हुई थी, लेकिन मैं जब मनाने गया, वो गुस्सा हुई तो मनाने गया, अच्छी फ्रेंड थी। और दिक्कत यहाँ बनती है, वो जब भी मनाने जाऊँ तो 2-5 मिनट तो अपन नॉर्मल रह सकें, अरे गलत हुआ, अरे तुम मजाक कर रहे हो, फिर वापस आ जाए, तुमको पता है मेरा फ़ोन कितना महंगा था, तो गुस्सा क्यों हुआ, तो अब यार फ़ोन ही था, कौन सा जीवन था। इस जगह पे मैं भी समानुभूति नकल करता हूँ। ठीक, अरे रे फ़ोन गुम गया, अच्छा रे रे बड़ा बुरा हुआ। कई लोगों का वो आता है, क्यों क्या हो, उदास क्यों लग रहा है, दादाजी गुजर गए, कितनी उम्र थी, 91 साल, अरे भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। तो मेरे दिल से निकलता है, मालूम भगवान कितना निर्दयी, भरी जवानी मिलेगी छोरे को। यहाँ पे करनी पड़ती समानुभूतिक नकल, जहाँ आपके अंदर समानुभूति का डेवलपमेंट नहीं हुआ है, लेकिन आप क्या करते हो, अभिव्यक्तियों की नकल कर जाते हो। ठीक, तो एक तो दृढ़ता के प्रशासन में लाभ और दृढ़ता के ना होने से प्रशासन में हानि, और साथ में एक काम और जोड़ दिया जाता है आज आपके साथ, क्या कि समानुभूति के प्रशासन में लाभ। ठीक, या समानुभूति के सकारात्मक पक्ष, इस चीज़ को भी लिख के भेजे। ठीक, धन्यवाद। कल मैं एक अलग से छोटा सा वो कर दूंगा एक वीडियो, या फिर वो जो वीडियो है कल का समर्पण, भावना, संवेदना, ऐसे छोटे मोटे टॉपिक है, तो कल ये 2 या 3 वीडियो बना के इसको उसमें अपलोड कर दूंगा, तो ये मूल्य वाला मामला ख़त्म हो जाएगा, तो अपन नैतिक मार्गदर्शन में शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक, कमेंट करें ताकि ऐसा पता चलता रहे कि आप लोग जिंदा हैं, और बस बी सेफ, घर पे रहें। जो ग्रीन जोन वाले हैं, आपके यहाँ भी अगर ओपन हुआ है तो कृपया करके फोकट में घूमने ना निकलें, बहाने बना के। सीरियस लो, मामला जितना दिख रहा है उससे ज़्यादा गंभीर है, और आप लोग अभी उसको समझ पाए हो तो अच्छी बात, और नहीं समझ पाए तो आप समझ जाओ कम से कम। ठीक, थैंक यू, होती है मुलाकात कल।